टू 5 के फंडे में विनिंग सीरीज 17। चलो मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल बुक पुराना लखनऊ। कौन ऑथर है भाई पुराना लखनऊ का? ए अब्दुल हलीम शरार, बी लालजी टंडन, सी इस्मात चुगताई, डी राम शरण शर्मा। आंसर इज, क्लिक कर रहा हूं मैं, आपने कर लिया होगा। चलो क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए अब्दुल हलीम शरार। क्यों है न्यूज में, देख लेते हैं। देखो पहले, अब्दुल हलीम शरार जो है ये इंडियन ऑथर है, प्ले राइट है, एसीइस्ट है और हिस्टोरियन है। गुजिस्ता लखनऊ यानी पुराना लखनऊ स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नैरेटिव डिस्क्राइबिंग द जेनेसिस ऑफ द सिटी एंड द कल्चर, है ना, कल्चर और उसका ओरिजिन, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। दोस्तों, ओरिजिन, मिथ एंड हिस्ट्री ऑफ नेम ऑफ लखनऊ, द सिटी ऑफ लक्ष्मणा। क्या हो गया था कि रिसेंटली यूपी के जो सीएम है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है उनका इनविटेशन भेजा और भेजते वक्त ऑन द 16th में भेजते वक्त बोला था कि उन्होंने रेफरेंस दिया था लखनऊ दैट इज द सिटी ऑफ लक्ष्मण। अब ये जो है ये फिर से एक मामला बना रही है कि भाई लखनऊ का नाम जो है ये लक्ष्मणपुरी तो नहीं रखा जाएगा। अभी 2018 में बीजेपी लीडर थे लालजी टंडन, उन्होंने अनकहा लखनऊ, है ना, ये एक बुक लिखा और वहां पे बताया कि भाई राम जो थे, लॉर्ड राम, उनके भाई जो थे लक्ष्मणा, इनके बारे में जो मिसिंग लिंक हो गई है और वो सब धुंधला सा हो गया है, जिनका लखनऊ के साथ काफी कनेक्शन है। उन्होंने अपने बुक में एक हिस्टोरिको माइथोलॉजिकल थ्रेड जोड़ने की कोशिश की, जहां पे उन्होंने लक्ष्मण का टीला जो है, ये प्लेस है लखनऊ में, उसका कनेक्शन कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ लक्ष्मणा, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा। कहते हैं कि रामा जब रिटर्न आ गए थे फ्रॉम एक्साइल, है ना, लॉर्ड रामा व्हेन रिटर्न फ्रॉम एक्साइल, है ना, तो वनवास से जब रिटर्न आ गए थे तब उन्होंने लखनऊ जो है अपने भाई लक्ष्मण जो है उनको दे दिया था। अब ये भी रेफरेंस जो है अब्दुल हलीम शरार, इनके पुराना लखनऊ में है। उन्होंने कहा है कि भाई इन जनरल लखनऊ नाम का ओरिजिन कहीं पाया नहीं जा रहा है, मतलब जो लिंक है वो मिल नहीं रहे, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स और एंशियंट फोकलोर यदि देखा जाए तो उससे वहां पे लिंक लगती है कि इट माइट बी अ प्लेस ऑफ लक्ष्मणा, ब्रदर ऑफ रामा, हु रूल्ड ओवर इट, है ना, इस टाइप का ये माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, वन ऑफलाइन नेटवर्क बेस्ड ऑन द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, यानी नेटवर्क जो है ऑफलाइन भाई, ऑनलाइन नहीं है, और किससे कनेक्टेड है, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बेस पर है। दूसरा स्टेटमेंट है एंश्योर एनोनिमिटी ऑफ यूजर, जो यूज कर रहा है उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं होता, उसकी आईडी क्लियर नहीं होती है, आईडी पता नहीं चलती, एनोनिमस रहती है, छुपी हुई रहती है। 3, सेफ्टी ऑफ पर्सनल डाटा फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई थर्ड पार्टी पर्सनल डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती क्योंकि आईडी पता नहीं रहता। इस टाइप के 3 स्टेटमेंट है ना। करेक्ट कोड यूज करना है। आपने क्लिक किया है, यस, वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, 2 and 3, 2 and 3। सो दोस्तों, इट्स नॉट ऑफलाइन नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये एक्चुअली ऑनलाइन ही है, कोई ऑफलाइन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यूजर आईडी जो है एनोनिमस हो जाता है, पता नहीं चलता है, और ये इसके लिए कि उनका पर्सनल डाटा जो है VPN यूजर का, वो पर्सनल डाटा सिक्योर रहता है। जैसे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs, ये क्या करते हैं, बहुत बार आपका डाटा जो है, यानी आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है ना, ये पता हो जाता है, और ये क्या करते हैं कि सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। अब ये बेचने की वजह से आपको देखो, बहुत बार मैंने बोलता है यार ये तो मेरे पास कहाँ से आए ये मैसेज, डोंट नो, है ना, एक मैसेज आता, व्हाट्सअप मैसेज आता या फिर रेगुलर मैसेज आता, और वहाँ आपने तो किसी को नंबर शेयर नहीं किया रहता, फिर भी आता है।
तो ये कैसा है भाई, ये जो चोर लोग हैं ISPs है ना, ये बेच डालते हैं और अपना पर्सनल डाटा लीक हो जाता। VPN में ये नहीं होता है ना। चलो न्यूज़ में क्या है वो भी देख लेंगे। पहले तो ये देख लेते हम थोड़ा सा, इसको मैं इरोड कर लेता हूँ है ना इसको, ताकि आप ये सब देख सको। देखो VPN एग्जैक्टली क्या है वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो VPN में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ये एनक्रिप्टेड कनेक्शन है, एनक्रिप्टेड है ना, ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द डिवाइस टू अ नेटवर्क। तो एनक्रिप्टेड रहने की वजह से कोड है भाई आपका तो सिक्योर्ड है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस हमारा हाइड हो जाता है, पता नहीं चलता है कौन यूज कर रहा है करके। हेल्प टू इंश्योर अ सेंसिटिव डाटा इज अ सेफ्टी ट्रांसमिटेड, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम eavesdropping on the traffic and allows the user to conduct the work remotely। यानी कभी कभार तो इसका भी बेनिफिट होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कि कभी कभी शटडाउन हो जाता है कोई लिंक की वजह से, तो ये आपका डाटा भी सिक्योर कर लेता है, लेकिन थर्ड पार्टी को कोई खबर नहीं लगती कि कौन है वो। तो ये सिक्योर्ड है और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। न्यूज में क्या है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में ये है कि कंप्लाई विद द रूल्स और एग्जिट फ्रॉम इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है टू VPN। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि भाई अभी VPN प्रोवाइडर्स जो है ये अभी ये डाटा छुपाएंगे नहीं भाई। अभी यदि जो छुपाना चाहते हैं ने भाई ये रूल्स जो फॉलो नहीं करना चाहता साइबर सिक्योरिटी के रिलीज्ड बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो भाई उसको तो ये इंडिया से चले जाना है। अब देखो VPN का बेस ही है, VPN का बेस ही है भाई कि वो ID नहीं बताएंगे, नहीं तो इसका क्या जरूरत है। तो ऑब्वियसली इसके सर्विस प्रोवाइडर जो है VPN के वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। तो देयर इज अ टसल कि भाई हमारी प्राइवेसी के लिए तो हम VPN बने, यदि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो हाउ वी कैन, है ना। इस ढंग से ये टसल चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Protection against all sorts of the punishment to an accused person is the fundamental right provided in the Constitution of India। यानी भारत के संविधान में ये मूलभूत अधिकार है, ऐसा एक स्टेटमेंट है कि भाई जो भी पनिशमेंट है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, कुछ भी पनिशमेंट्स रहे, कोई भी प्रकार के रहे, वो पनिशमेंट मिलेगी जो एक्यूज को, उससे उसको प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज अवेलेबल टू ऑल, सबको वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर और अ लीगल पर्सन। ये जो फंडामेंटल राइट है, कौन सा फंडामेंटल है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना। एक हाथ गुनाह जो हो गया है उसके अगेंस्ट में कन्विक्शन यानी आरोप दोषारोप के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जो है ये फंडामेंटल राइट है, और ये सभी को अवेलेबल है। किसको है, तो सिर्फ सिटीजन्स को नहीं, तो फॉरेनर को भी है, लीगल पर्सन को भी है। तो दैट मीन्स दिस फंडामेंटल राइट इज एक्चुअली यूनिवर्सल राइट, एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से ऐसा एक स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट, कुछ भी पनिशमेंट मिले एक्यूज को उससे वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये फंडामेंटल राइट है। और दूसरा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी ऑफेंसेस है उसको दोषारोप के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करने का, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये सभी को है, चाहे इंडियन रहे, इंडियन सिटीजन रहे, या फॉरेनर रहे, या कंपनी रहे, लीगल पर्सन है ना, कंपनी रहे। चलो स्टेटमेंट दोनों कौन से करेक्ट है कौन सा नहीं देख लेते। आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट, यानी यही करेक्ट है, ये नहीं है। तो दोस्तों ऑल सॉर्ट्स ऑफ द पनिशमेंट नहीं, क्योंकि कुछ पनिशमेंट विच इज बीइंग लीगली सैंक्शनड, अब लीगली सैंक्शनड और कोर्ट ने जो पनिशमेंट दे दिया वो तो है भाई। अब कौन सी पनिशमेंट, तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ऐसी कुछ पनिशमेंट हो सकती है, उससे बचाव, यानी गलत पनिशमेंट से बचाव होता है, सभी पनिशमेंट से नहीं। तो लीगल पनिशमेंट तो मिलना है भाई, नहीं तो हर कोई एक्यूज डिस्पाइट ऑफ द पनिशमेंट मजा मार लेगा, ऐसा ना हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा गुगली वाला था, थोड़ा ध्यान में रखें। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट 6 एजेंसी रिस्पॉन्स टू क्रिश्चियन माइकल्स बेल प्लिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2022 को CBI और ED, ये दोनों बड़े नामचीन हो गए भाई, CBI और ED आजकल माहौल बना रहे हैं, है ना।
to respond to plea for a bail made by the Christian Michael, an alleged middleman in the Augusta Westland VVIP helicopter deal scam. इटली का बंदा है भाई, और ये एक अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर था, यहाँ के घोटाले में ये मिडिल मैन में जम से घुसखोरी की ये माना जाता है, और इसके वजह से ये अंडर ट्रायल है। अब ये बोलता है भाई कितने दिन, है ना। तो मिस्टर माइकल जो है, उनके वकीलों ने कहा है कि भाई हाउ इट कैन बी पॉसिबल फॉर टू पनिश, है ना, फॉर द सेम ऑफेंसेस, यानी भाई वो इटली में भी पनिशमेंट उनको मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी, ये गलत है भाई। तो आर्टिकल 22 क्या करता है कि भाई नो डबल जियोपार्डी, एक जो ये होता है, गुनाह होता है, उसके लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं हो सकती। साथ में जो है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी ये कहता है, और इसके हिसाब से भाई उनके वकील कहते हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन, consider the following statements of a judgment recently given by the Supreme Court in the context of the National Green Tribunal case. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केस के कॉन्टेक्स्ट में है स्टेटमेंट। पहला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ sui generis institution established to protect the fundamental rights emanating from the Article 21 of the Constitution of India. भारत का संविधान जो है उसका कलम 21 जो है वो 21 के तहत जो है जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसका एक sui generis इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो गया है कि जो आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करें। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट an excessive case of a delegation of power to the central government by the parliament. ये ऐसा नहीं है भाई कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कुछ फैसिलिटीज दी होंगी, डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इस्टेब्लिश करने के लिए, वो एक्सेस केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है। ये ऐसा एक दूसरा स्टेटमेंट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? क्लिक करो दोस्तों, आपने किया है। ओके, चलो आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। पहला तो है कि भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये बनाई है आर्टिकल 21 के जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज फंडामेंटल राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पोल्यूशन वगैरह जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में, और साथ में एक्सेसिव केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है। यानी ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री लॉ ने बोल दिया है कि भाई हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री टू एस्टैब्लिश द सीट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, इसके सीटों डिसाइड करेगा कहाँ है कहाँ नहीं रहेगी इसके ऑफिसेस वगैरह। तो इट्स नॉट एक्चुअली एक्सेस केस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो फ्रीडम चाहिए ना कि जिस ढंग से वो प्रॉपरली इसको ऑपरेट होना चाहिए, इसकी फिजिबिलिटी रहनी चाहिए, इफिकेसी रहनी चाहिए, इसलिए उसको उतना तो फ्रीडम चाहिए। तो इट्स नॉट एक्चुअली एक्सेसिव केस ऑफ अ डेलीगेशन। देखो दोस्तों, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में नॉट केस ऑफ एक्स्ट्रा डेलीगेशन, है ना, इन्होंने बोला है कि ऐसा है भाई कि प्रोविजन ऐसा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बेंचेस कहाँ रहेंगे, कौन से स्टेट में रहेंगे या नहीं रहेगी, ये तो डिसीजन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा भाई, कि उसको लगा कि हर स्टेट में रहेगा तो कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो है ये केस एक आया है सामने कि भाई हर स्टेट में रहना चाहिए ताकि उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा बढ़े। A power does not prelude to the High Court's jurisdiction under 226 and 227 because of the two are being intertwined, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ये कब बना है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 1810-2010 में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हो गया, डील विद द केसेस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। इसके लिए ये बना है, अ स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एकदम स्पेशलाइज है, इट्स अ ट्रिब्यूनल एक्चुअली, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन्वॉल्विंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज ये कवर करते हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ट्रिब्यूनल जो है ये प्रोसीजर से कोई बाउंड नहीं है, यानी ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसका आधार है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो हियर the National Green Tribunal have a lot of scopes to interpret the existential scenarios, existential cases in the context of giving justice। तो justice का दायरा जो है ambit of the justice बहुत बड़ा हो गया है।
न्यू दिल्ली जो है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है और भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई जो है ये सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्योंग रिसेंटली न्यूज, व्हाट इज इट? क्या है भाई सिक्योंग, क्या है देख लेते। ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ तिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, दूसरा है रिलीजियस बॉडी इन द तिबेट, तीसरा है द फर्स्ट पर्सन अपॉइंटेड बाय चाइना इन तिबेट, और डी है काउंसिल बॉडी ऑफ तिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, है ना। ऐसे 4 स्टेटमेंट्स है ना। देख लेते कौन सा आंसर है। क्लिक करूं? ओके, आपने कर लिया, वेरी गुड। आंसर इज ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ तिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल। यानी गवर्नमेंट इन एक्साइल कहां पे है भाई? सो इन धर्मशाला। कहां पे है? धर्मशाला। ये हिमाचल में स्थित है। यहाँ पे जो है जब तिब्बत पर चाइना का अटैक हो गया था तो तिब्बतियन जो वहां से निकल आए थे उनको शरण इंडिया ने दी और इंडिया में ही यहाँ का गवर्नमेंट इन एक्साइल बसा है ना। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या इन जनरल सिक्योंग क्या है। इट्स बेस्ड ऑन द 2011 चार्टर ऑफ द तिब्बतियन इन एक्साइल created in 2012 after the 14th दलाई लामा। दलाई लामा के पास पहले दोनों पावर रहते थे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस। अभी दलाई लामा ने बोल दिया कि भाई मैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं संभालूंगा, आई विल नॉट एज्यूम इट। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक नया पॉलिटिकल लीडर बनाने की जरूरत है और दैट इज कॉल्ड एज अ सिक्योंग। अब पॉलिटिकल लीडर ऑफ कशाग, कशाग का एक पॉलिटिकल रहता है, पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्साइल। अब फिलहाल में कौन है? तो फिलहाल में पेम्पा सेरिंग जो है ये अभी प्रेजेंट सिक्योंग है। यानी ये सिक्योंग क्या है? ये पॉलिटिकल लीडर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अथॉरिटी है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि यूएस ऑफिशियल में तिबेटियन डेलीगेट जबरदस्त डिप्लोमेटिक एलिमेंट चल रहा है। यूएस स्पेशल कोऑर्डिनेटर ऑन तिबेट उजरा जिया मेट टू सिक्योंग और लीडर ऑफ द सेल्फ स्टाइल सेंट्रल Tibetan administration पेम्पा सेरिंग ऑन अ पब्लिक विजिट टू धर्मशाला। अब धर्मशाला के विजिट में इन्होंने विजिट दे दिए भाई और मीटिंग कर लिया। अब मीटिंग कर लिए तो चाइना को आ गया है टेंशन। अब देखो भाई 2021 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन बोलते थे कि भाई ऐसा है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी हम एक्सेप्ट करते, लेकिन अभी ये जो है इस ढंग से यदि एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर को यदि इंडिया में मिला जाता है, गवर्नमेंट इन एक्साइल में मिला जाता है, तो ये वन चाइना पॉलिसी को जो है थोड़ा सा वायलेशन हो रहा है ऐसा माना जा रहा है। अब 2021 से ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो इसमें इंडिया का रोल जो है बड़ा क्रूशियल है और इसी वजह से चाइना इंडिया को ताने दे रहा है कि भाई ये तिब्बत में जो है इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारे लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज विद द यूएसए विज़ द चाइना। सो दोस्तों 5 क्वेश्चन अच्छे समझ लो। ऑल द बेस्ट।